पराग पारेख म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं बना पाएगा। पराग पारेख म्यूचुअल फंड का एयूएम 1,40,000 करोड़ का हो चुका है। पराग पारेख म्यूचुअल फंड अब पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। और ऐसी न्यूज इंटरनेट पे चलने वाली है, वीडियोस बनने वाली है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, करने वाले हो, करने की सोच हो, तो समझो पहले कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड क्या है, अभी क्यों बढ़िया हो सकता है, और रियलिटी क्या है 1,40,000 करोड़ की। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। ये इंडिया के सबसे बड़े 5 एयूएम वाले फंड है, जिसके अंदर पराग पारेख 1,41,000 करोड़ के आसपास का है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज है 1 लाख करोड़ का। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 1 लाख करोड़ के आसपास का। और उसके बाद आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं इन सारे म्यूचुअल फंड्स का आपको पास्ट डेटा दिखाऊं तो एग्जैक्टली क्या पता चलेगा। सबसे पहले 5 साल के एवरेज सीएजीआर देखेंगे। पराग पारेख के हमें मिले अराउंड 14% के आसपास। ठीक है, 14% से थोड़ा सा ज्यादा ही मिला है। अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर्स से बात कर लूंगा तो भाई पराग पारेख ने लास्ट 1 साल में जब बाजार नहीं चला है तो -1% के रिटर्न दिए हैं, और फ्लेक्सी कैप ने 3% के रिटर्न दिए हैं। सबसे बढ़िया चल रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड, जो रिसेंटली काफी बढ़िया चलता हुआ दिख रहा है हमें। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है वो आपको नोट करनी है। अगर मैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप देखूं तो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड है ये, और इस फंड ने लास्ट 5 सालों में करीब करीब 12.97% के आसपास के रिटर्न्स दिखाए हैं। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ने लास्ट 5 साल में 15.80% के रिटर्न निकाले हैं, और ये टॉप टीयर के म्यूचुअल फंड है इंडिया के अंदर। अगर आप इन सारी चीजों में से एक कॉमन चीज देखोगे तो ये सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड हैं ये हिस्टोरिकली काफी अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं। लास्ट 5 साल में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। लास्ट 2 साल में भी मार्केट को इन्होंने बीट करा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं ना, तब वहां पे प्रॉब्लम बढ़नी शुरू होती है। आसान भाषा में बताऊंगा, कोई टेक्निकल जार्गन हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल बेसिक लॉजिक। सबसे पहले आप समझो कि जब हम कोई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड लेते हैं, हाइपोथेटिकली आप कोटक का फ्लेक्सी कैप ले लो, अदरवाइज आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ले लो, तो आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए। जब हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो मेनली हम फंड मैनेजर के ऊपर भरोसा करते हैं कि ये रहा हमारा पैसा, आपको जहां पर सही लगता है वहां पर आप इन्वेस्ट करो। जब भी हम फ्लेक्सी कैप का पोर्टफोलियो देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा, इसके अंदर इक्विटी के अंदर अच्छा खासा पैसा डाला होगा, बाकी सारे सर्टिफिकेट्स में, और नेट अगर आप देखोगे तो टॉप टीयर सेक्टर्स के अंदर ही डाला होगा। चाहे आप पराग पारेख देख रहे हो, चाहे आप एचडीएफसी देख लो यहां पर। ठीक है, एचडीएफसी का भी पोर्टफोलियो खोल के दिखाता हूं, सब में आपको सेम ही लेवल की चीजें देखने को मिलेंगी। टॉप होल्डिंग के अंदर आपको ये बैंक्स दिख रहे हैं एचडीएफसी में, पराग पारेख के अंदर क्या दिख रहा है हमें, टॉप लेवल पर आपको ये चीजें देखने को मिल रही है, ये वाली कंपनीज देखने को मिल रही हैं। ये दोनों की दोनों कंपनीज के अंदर आप देख रहे हो अच्छा खासा पैसा इन्होंने डाला हुआ है। अब पैसा इन्होंने यहां पर क्यों डाला हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई बड़ी कंपनियों में क्यों पैसा डाला हुआ है। ये जो बड़ी कंपनी है जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गई, अब इसका मार्केट कैप देखो बहुत ही बेसिक तरीके का है, 12,33,000 करोड़ के आसपास का। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि 7% अगर पूरे एयूएम का भी डाल दे पराग पारेख तो आसानी से एग्जिट और एंट्री मिल जाएगी एचडीएफसी बैंक के अंदर, यहां पे पैसा फंसेगा नहीं। मतलब क्या है कि जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका एयूएम साइज बढ़ जाता है, यहां पर ये मेनली लार्ज कैप कंपनीज को टारगेट करते हैं, मिड कैप कंपनीज को टारगेट करते हैं। अब लार्ज एंड मिड कैप तो यार बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर हो जाएगा भाई। लार्ज और मिड कैप का मतलब हो गया कि 60,000 करोड़ के ऊपर की जो कंपनीज हैं, लार्ज कैप हो गया 12-15 लाख करोड़ के आसपास की जो कंपनी है, इनमें ये मेजॉरिटी ऑफ द पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। क्यों इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि जो इनका एयूएम साइज है वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो प्राइस मोमेंटम काफी ज्यादा हो सकता है। एग्जांपल के तौर से वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अब जब वॉल्यूम बढ़ गई तो एकदम से लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये बड़ा फंड हाउस है, ये यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहां पे वॉल्यूम बढ़ती है, प्राइस मोमेंटम होता है, तो एंट्री पॉइंट लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब लार्ज एयूएम साइज हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होती है, आप स्मॉल कैप कंपनी में पोजीशन नहीं बिल्ड कर सकते, और पोजीशन बिल्ड करोगे तो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होगी कि आपके रिटर्न्स पे उसका कोई असर पड़े। एग्जांपल के तौर पे सपोज करो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत ही सॉलिड स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढता, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अब जो स्टॉक है वो 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप के आसपास है। अब जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है वो बोलेगा कि मैं अपना 1% या 2% डालना चाहता हूं इसमें, आपको क्या लगता है डाल पाएगा?
नहीं डाल पाएगा, पोजीशन ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी ही नहीं है उस स्टॉक के अंदर। अगर वो उसने पोजीशन ले ली तो मार्केट से लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, स्टॉक प्राइस ऊपर और पोजीशन ही बिल्ड नहीं हो पाएगी। रिटेल इन्वेस्टर देखेगा कि भाई पराग पारेख ले रहा है, वो उसको भी वैसे बढ़ा देगा। एग्जाम्पल के तौर पर स्मॉल कैप कंपनी है, अगर उसमें सेल ऑफ आ गया या फिर उसके अंदर कोई मैनेजमेंट रिस्क निकला, तो वह एकदम से बेच भी नहीं सकता। क्यों नहीं बेच सकता? बेचेगा तो प्राइस जो 100 रुपए का वो सीधे 60 रुपए पे आ जाएगा, इतनी ज्यादा वॉल्यूम्स जनरेट हो जाएंगी। तो ये दिक्कत आती है सबसे बड़े एयूएम के साथ। लेकिन जब एक इन्वेस्टर कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड हो, चाहे वो हमारा पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड हो, उसको कुछ बातें समझ में आनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि हर इंसान कह रहा है बेच देना चाहिए, स्लो चलेगा। नहीं, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का रूल होता है, वो रूल फॉलो करोगे तो जिंदगी आसान रहेगी और ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर पोर्टफोलियो की। अब कोर पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है? मान लो आपके पास 10 म्यूचुअल फंड हैं, ठीक है, आपने इस समय पे 10 म्यूचुअल फंड लिए हुए। आप बोलोगे 10 म्यूचुअल फंड का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ओवरलैपिंग ही देखने को मिलेगी। बट एग्जाम्पल के तौर में आपका 10 म्यूचुअल फंड है। अब 10 म्यूचुअल फंड में से जो कोर म्यूचुअल फंड है, कोर म्यूचुअल फंड्स कैसे होते हैं? कोर म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि वो म्यूचुअल फंड जहां पर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हो, एजुकेशन पर्पज से, फॉरेन ट्रिप से के पर्पज से, शादी के पर्पज से, घर लेने के पर्पज से, रिटायरमेंट के पर्पज से, ये आपका कोर पोर्टफोलियो होता है। कोर पोर्टफोलियो में आप ज्यादा चर्निंग नहीं करते। चर्निंग का मतलब होता है कि भाई आज खरीद लिया, कल बेच दिया, परसों खरीद लिया, नरसों बेच दिया। अगर आप ये कर रहे हो तो वो आपका कोर पोर्टफोलियो नहीं हो सकता। कोर पोर्टफोलियो मतलब क्या है कि यार 10 साल 12 साल तक मैं इन्वेस्ट करता रहूंगा अगर चीजें ठीक दिखती रहेंगी तो। अब कोर पोर्टफोलियो में वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि आपका एचडीएफसी हो गया हमारा, ठीक है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, पराग पारेख हो गया हमारा, एसबीआई के म्यूचुअल फंड हो गए हमारे, ये बड़े म्यूचुअल फंड है, अच्छे म्यूचुअल फंड है। निपॉन इंडिया के हो गए हमारे, ये अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है, ये आ गया। तो कोर पोर्टफोलियो में बेसिकली हमारे फ्लेक्सी कैप आ जाते हैं, ठीक है। फ्लेक्सी कैप क्यों आ जाते हैं? फ्लेक्सी कैप आपको वो बेनिफिट देता है जो कोई दूसरा म्यूचुअल फंड नहीं देता। फंड मैनेजर के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो और आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई 12 से 15% के मेरे को रिटर्न्स निकाल के दे, ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं। क्या पराग पारेख ने लास्ट 5 सालों में ये पूरी करी? हाँ भाई, पूरी करी है। अगर आप रोलिंग रिटर्न्स भी देखोगे तो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इसी के आसपास के आपको रोलिंग रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। पास्ट रिटर्न्स क्या फ्यूचर की गारंटी करते? नहीं, ये चीज नहीं करते, लेकिन एक डेटा पॉइंट मिल जाता है हमें कि भाई 5 साल में कर पा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अगर कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है अंडर परफॉर्म करने की। अब आप बात कर रहे हो यहाँ से 15 साल की, तो जो कोर पोर्टफोलियो होता है वो आपका हर दिन चेंज नहीं होता। अब पराग पारेख क्यों बढ़ा, इसको समझो। जब आप पराग पारेख का पोर्टफोलियो साइज देखोगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा? अल्फाबेट देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसी के साथ साथ अमेजोन, गूगल, ये वाले भी जो स्टॉक्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। और इन कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म करा है, आईएनआर गिरा भी है, तो उसका भी बेनिफिट इस म्यूचुअल फंड को हुआ है। तो और लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट भी किया क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस रिसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा अच्छी रही है। तो इस वजह से ये जो एयूएम साइज है ये इसका बढ़ चुका है। एयूएम साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इसको कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहे हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड 70,000 करोड़ के एयूएम पे परफॉर्म करता था, ऐसे ही आज परफॉर्म करेगा, ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि स्मॉल कैप में ये पोजीशन नहीं ले पाएंगे। पहली दिक्कत आ चुकी है इनके साथ। दूसरी दिक्कत है कि आउट ऑफ इंडिया भी ये इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे इस म्यूचुअल फंड के थ्रू, क्योंकि लिमिटेशंस डाल दी है सरकार ने हमारी। तीसरी दिक्कत आ चुकी है कि एयूएम साइज बढ़ गया। तो ये कोर पोर्टफोलियो के लिए तो बढ़िया है, जो 15 साल 20 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं लेना चाहते, मोरलेस लार्ज कैप कैटेगरी का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, थोड़ा पैसा आउट ऑफ इंडिया भी लगाना चाहते हैं, जिससे ओवरऑल एक बैलेंस पोर्टफोलियो बने और करेंसी रिस्क से बचाया जा सके, तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ये आने वाले टाइम के अंदर करीब करीब 18% का रिटर्न्स दे देगा, क्योंकि हिस्टोरिकली इसने दिया भी है काफी टाइम, तो ये होना थोड़ा सा पॉसिबल मुझे कम लगता है। हाँ, अच्छी मार्केट में शायद दे भी दे, बट इन लॉन्ग रन अगर मैं 10 साल 15 साल की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 15% से ज्यादा की उम्मीद मुझे पर्सनली इससे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्मॉल कैप अगर आप अच्छा भी ढूंढ लो तो भी आप रैली का फायदा नहीं उठा सकते। और जो सबसे बड़ा की टेक अवे, देखो इंडिया के अंदर जो लार्ज कैप है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। अब स्ट्रगल कर रही है, आपका पैसा सारा लार्ज कैप में है, तो भाई वो आपका म्यूचुअल फंड भी स्ट्रगल करेगा ही करेगा। आपका एक मेजर एडवांटेज था कि आप यूएस में इन्वेस्ट करते थे, अब वो भी आपसे छीन लिया गया है। इंडिया से यूएस में इन्वेस्ट करना ऑलमोस्ट काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो ये जो चीजें हैं ये इसको फंसा रही हैं बीच में। तो अगर आप पराग पारेख में इन्वेस्ट कर रहे हो
तो आप सोचो कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप एक कोर पोर्टफोलियो बना रहे हो, उसके लिए कर रहे हो अगले 10 साल तक, देन इट्स फाइन। इसको अभी भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसलिए बना रहे हो कि भाई 18% हिस्टोरिकली कई बार पराग पारेख ने दिया है, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब पराग पारेख स्मॉल कैप और मिड कैप में इतनी बड़ी पोजीशन नहीं बना सकता। अगर आप अभी भी इनका पोर्टफोलियो देखोगे, तो देखो स्टार्टिंग के जो बड़े-बड़े स्टॉक्स हैं, ठीक है? जैसे कि हमारा एचडीएफसी बैंक हो गया, पावर ग्रिड हो गया, इसके अंदर ये होल्ड कर रहे हैं और लंबे समय से होल्ड करे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप छोटी कंपनीज़ देखोगे, तो क्या छोटी कंपनीज़ हैं इसमें? नहीं, बहुत ही कम है, मतलब ऑलमोस्ट है ही नहीं, 0.20% सीडीएसएल के अंदर है ना? मतलब इसके अंदर भी कुछ नहीं है। तो अगर अब मैं टॉप कुछ कंपनीज़ को छोड़ दूँ, अगर मैं कुछ टॉप लार्ज कैप कंपनीज़ को छोड़ दूँ, तो इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। स्मॉल कैप के अंदर ये कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पा रहे। देखो 0% 0 मतलब 1% हिस्सा भी नहीं ले पा रहे हैं ये। प्रॉब्लम ये हो रही है इस समय पे। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बन चुका है। ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो फ्लेक्सी कैप आता है, वो थोड़ा-सा खत्म होता जा रहा है। तो ये म्यूचुअल फंड अभी भी मेरे हिसाब से बढ़िया है। म्यूचुअल फंड लेने में कोई दिक्कत नहीं है। पर्सपेक्टिव यहाँ पर चेंज हो जाएगा कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए हमें कि भाई 5 साल, 6 साल के लिए और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढूँढे, नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलेगा। लेकिन फंड मैनेजर अच्छे हैं, हिस्ट्री अच्छी है, फंड मैनेजर ने पास्ट में परफॉर्म भी अच्छा करा है, तो इसको देख के हमें ये लगता है कि हाँ, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहने वाला है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें यहाँ से मिल सकती है। एक्सपेक्टेशन अगर हमें 12 से 14% के आसपास की है। अच्छा फंड मैनेजर चाहिए, अच्छा फंड चाहिए जिसने हिस्टोरिकली दिया है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है, काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल भी है, ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है और यूएस के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। सो पराग पारेख को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से इन्वेस्टेड रहो। ये गिरेगा 30%, 40%, गिरने दो, एयूएम खुद सस्ता हो जाएगा, फिर रिकवर कर जाएगा। लेकिन बेंचमार्क को ये बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और इशू काफ़ी लोगों को आता है कि यार एग्जिट लोड 2% के आसपास है। हाँ, तो पराग पारेख ने ये चीज़ रखी हुई है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम करा हुआ है इन्होंने, लेकिन एग्जिट लोड तो रखा हुआ है, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो फंड का ही वो है। तो मेरे हिसाब से अच्छा फंड है, लॉन्ग टर्म हिसाब से बढ़िया लग रहा है। शॉर्ट टर्म के अंदर मतलब यही है, आप एवरेज मान लो, ये बेंचमार्क को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बेंचमार्क को ये एवरेज तरीके से, जैसे बेंचमार्क 10% दे रहा है, ये 11 दे दे, 12 दे दे, ऐसा मुझे लगता है ना लॉन्ग रन ऐसा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी 18-19% की रैली, पर्सनली मेरा मानना है कि शायद ऐसा ना हो पाए। ईएम साइज बहुत बड़ा है, तो छोटी कंपनी में पोजीशन बिल्ड करना इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और छोटी कंपनियों में ये इन्वेस्ट अब मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर पाएंगे, यूएस में भी कैपेंगे। ये सबसे बड़ा रिस्क है पराग पारेख के लिए, जिस वजह से पराग पारेख इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था इंडिया में। आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।